नमस्कार, सुप्रभात, सत श्री अकाल। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं डॉक्टर अमरीश। आज हम लोग रीतिकाल के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे और ये सवाल वन लाइनर होंगे क्योंकि समय बेहद कम है। तो अब जैसे पीवाईक्यू एमसीक्यू हम लोग करते थे तो उसका भी समय अब उतना नहीं बाकी रह गया है। ऐसी स्थिति में आज हम लोग कुछ वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे जिससे पूरा रीतिकाल एक साथ कवर हो जाए। ठीक है। और क्षमा करिएगा, ये क्लास 9:30 बजे से थी और लेट होकर 10 बजे बाद में शेड्यूल कर दी गई थी। तो शुरू कर लेते हैं। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए देखिए, रीतिकाल के विषय में थोड़ी बहुत चीजें मैं आपको बता दूं जो महत्वपूर्ण है रीतिकाल के विषय में। जैसे रीतिकाल जो है वह रीतिकाल का जो नामकरण हुआ है वह किस आधार पर हुआ है, तो वह यहां अगर देखें कि रीतिकाल का जो नामकरण हुआ है, रीतिकाल का नामकरण वह किस पर हुआ है? परंपरा पर हुआ है। किस पर हुआ है? परंपरा पर हुआ है। परंपरा कौन सी है? काव्य शास्त्र की। और काव्य शास्त्र क्या है? जिसे संस्कृत में साहित्य शास्त्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साहित्य शास्त्र कहा जाता है। परंपरा, लीक या फिर परिपाटी। तो जो संस्कृत साहित्य शास्त्र की या काव्य शास्त्र की परिपाटी थी, परंपरा थी, उसका जिन्होंने अंगमन किया, जिस पर लीक बनाकर वो चले, उसी को क्या कहा गया? रीतिकाल कहा गया। तो रीतिकाल के विषय में जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं अब वहां पर हम देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब यहां पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं, वन लाइनर क्वेश्चन है और उनके जवाब भी हैं। जैसे एक यहां पर आता है कि बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहन हंसे, दैन कहे नट जाए। यह किसकी पंक्तियां हैं? तो इस तरह की जो बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं वो पंक्तियां भी आपसे पूछी जाएंगी। तो ये पंक्ति किसकी है साथियों? यह बिहारी की पंक्ति है। किसकी पंक्ति है? बिहारी की पंक्ति है। एक बार मैं देख लूं कि वीडियो कैसा चल रहा है आप सबको। सौह करे भौहन हंसे, दैन कहे नट जाए। हाँ, मुझे थोड़ी सी सर्दी हुई है। थोड़ा सा ब्राइटनेस कम कर देते हैं, मुझे लग रहा है। परफेक्ट। तो बतरस लालच लाल की, ये किसकी है? तो जो आपको मालूम रहे उसको आप अपने मन में रख लेना है। वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ने का मतलब ये होता है कि आपको जो भी फैक्ट मालूम रहे उसको अपने मन में फटाक से ला लीजिए। तो इसका मतलब है कि आपको मालूम है। तेरे नैन मेरे मन के खिलौना, किसकी पंक्तियां हैं? तो सेनापति की पंक्तियां हैं। सेनापति मूलतः रीतिकाल के कैसे कवि हैं? तो रीतिकाल में इन्हें हम एक तो रामकथा के लिए जानते हैं, दूसरा ऋतु वर्णन के लिए जानते हैं। जिस प्रकार से छायावाद में पंत का स्थान है, वैसे रीतिकाल में सेनापति का स्थान है। कुंदन को रंग फीको लागे, झलके अति अंगन चारु गोराई, किसकी पंक्तियां हैं? मतीराम की है। तो मतीराम किस तरह के कवि हैं? तो साथियों अगर मतीराम पे सवाल बने तो मतीराम आचार्य हैं। कैसे हैं? आचार्य हैं। और मतीराम जो है, इनकी जो रचनाएं हैं और मतीराम की जो रचनाएं हैं वो किस कोटि की आती हैं? तो इन्होंने सर्वांग निरूपण करने का काम किया है, यानी सभी अंगों पर रचनाएं लिखी हैं। ठीक है, काव्य के विभिन्न अंगों पर इन्होंने काम किया है। मुख्यतः इनका रस नायिका भेद पर भी ग्रंथ मिलता है। इसके बाद बात करते हैं, अमी हलाहल मद भरे, श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुक झुक परत, जेहि चितवत एक बार, किसकी पंक्तियां हैं? सैयद मोहम्मद रसलीन की पंक्तियां हैं। और ये पंक्ति कई बार पूछी गई है रसलीन की। तो ये भी याद रखना है कि ये रसलीन जो है इनकी एक रचना है जो काफी महत्वपूर्ण है। रचना का नाम क्या है? रस प्रबोध है। क्या नाम है रचना का? रस प्रबोध, जो बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है रसलीन की। ऋतु वर्णन के लिए रीतिकाल में कौन से कवि प्रसिद्ध हैं? तो यहां पर ऋतु वर्णन की बात की जाए तो ऋतु वर्णन के लिए कौन कवि प्रसिद्ध है? तो सेनापति प्रसिद्ध है। कौन प्रसिद्ध है? सेनापति प्रसिद्ध है। और इनकी जो रचना है रचना का नाम क्या है?
कवित रत्नाकर रचना का नाम है, कवित रत्नाकर रचना का नाम है। और इसमें 5 भागों में इन्होंने पूरी कथा को लिखा है, जिसमें राम कथा का भी वर्णन मिलता है। ठीक है, चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। यहां सवाल है कि रीतिकाल के किस कवि ने भक्ति, श्रृंगार और वीर तीनों में बराबर अधिकार से लिखा है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा क्या? पद्माकर। कौन हो जाएंगे? पद्माकर। पद्माकर ने रीतिकाल में श्रृंगार पर भी लिखा, भक्ति पर लिखा, वीर पर भी लिखा, लेकिन पद्माकर का नाम सबसे अधिक किस पर है? तो यहां पर त्योहारों के वर्णन के लिए, त्योहारों के वर्णन के लिए इनका नाम सबसे अधिक है, और उसमें भी फाग, फाग यानी फागुन के महीने पर जो रचनाएं होती हैं, फाग के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है। रीतिकाल के अधिकांश कवियों की भाषा कौन सी थी? देखिए, आदिकाल की भाषा जो थी ब्रज थी, और भक्ति काल की भाषा कैसी थी? तो अवधि और ब्रज दोनों थी, और रीतिकाल की भाषा क्या थी? वह ब्रज थी। ठीक है, रीतिकालीन काव्य की भूमिका नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। पूछा जा सकता है कि रीतिकाल की भूमिका नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक लिखी गई है डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा। फिर क्या है? बिहारी सतसई की भूमिका के रचनाकार कौन है? बिहारी सतसई की भूमिका, चलिए बताइए, बिहारी सतसई की भूमिका के रचनाकार कौन है? तो यहां पर जो आंसर होगा वो होगा पद्म सिंह शर्मा। बिहारी सतसई की भूमिका किसने लिखा है? पद्म सिंह शर्मा ने लिखा है। और तुलनात्मक आलोचना, तुलनात्मक आलोचना के जनक भी माने जाते हैं, तो पद्म सिंह शर्मा। ब्रजभाषा, ब्रजभाषा व्याकरण, ब्रजभाषा व्याकरण के रचयिता कौन है? तो मिर्जा खां है। जहांगीर जस चंद्रिका किसकी रचना है? जहांगीर जस चंद्रिका किसकी रचना है? तो ये रचनाएं आप देख रहे हैं कि हम इनको केशव दास के रूप में जानते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें क्या माना? इन्हें भक्तिकाल के अंतर्गत माना है। और जबकि इनको हिंदी का, हिंदी में रीति परंपरा का प्रवर्तक भी माना है। किसने? डॉक्टर नगेंद्र और रामकुमार वर्मा ने। रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को माना है रीतिकाल का प्रवर्तक। तो जहांगीर जस चंद्रिका किसकी रचना है? केशवदास की है। और इनकी एक रचना और बहुत चर्चित है, क्या नाम है उसका? उसका नाम है कविप्रिया और रामचंद्रिका। कवित रत्नाकर किसकी रचना है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये सेनापति की रचना है। अगला सवाल है, रीतिकाल की समय सीमा आचार्य शुक्ल के अनुसार क्या है? अब ध्यान रखिएगा कि रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल की जो समय सीमा है वो क्या रखी है? वह सन में रखी है, लेकिन यहां आपको सन में याद करना, उन्होंने सम्मत में रखी है। तो 1643 से 1843 उन्होंने समय सीमा रखी। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल की संज्ञा किसने दी है? तो रामचंद्र शुक्ल ने। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में दोहरा नामकरण की प्रवृत्ति शुरू की थी। उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया? तो बाबा विश्वनाथ क्या करते हैं? श्रृंगार करते हैं। तो क्या हो जाएगा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का श्रृंगार काल हो जाएगा। काला क्रमानुसार काल के प्रथम कवि कौन ठहरते हैं? अगर काल के क्रम अनुसार पूछेगा तो रीतिकाल के पहले कवि कौन आएंगे? केशव दास आएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर ऑप्शन में कृपा राम भी है, कौन है? कृपा राम भी है, तो कृपा राम पहले कवि ठहरेंगे। कृपा राम पहले कवि ठहरेंगे। इसको याद रखिएगा कि अगर ऑप्शन में कृपा राम और केशव दास दोनों है तो कृपा राम सही होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि से रीतिकाल का आरंभ माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि से रीतिकाल का आरंभ माना है? तो अभी अभी हम लोगों ने चर्चा किया चिंतामणि से। और चिंतामणि को ही क्यों माना? क्योंकि चिंतामणि से ही रस परंपरा की शुरुआत होती है। श्रृंगार सागर की रचयिता कौन है? तो मतिराम है।
इसमें संदेह नहीं कि काव्य रीति का सम्यक समावेश पहले आचार्य केशव ने किया, पर हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कवि प्रिया के प्रायः 50 वर्ष पीछे चला, और वह एक भिन्न आदर्श को लेकर, केशव के आदर्श को लेकर नहीं। पंक्तियां किसकी हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। और इस पंक्ति में बताया गया है कि भाई हमने क्यों रीतिकाल का प्रवर्तक केशव को नहीं बनाया। तो क्या लिखते हैं, इनमें संदेह नहीं है कि काव्य रीति का सम्यक समावेश पहले आचार्य केशव ने किया, पर हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कवि प्रिया के प्रायः 50 वर्ष पीछे चला, और वह एक भिन्न आदर्श को लेकर, केशव के आदर्श को लेकर नहीं। पंक्तियां किसकी हैं, रामचंद्र शुक्ल की हैं। काव्य निर्णय के रचयिता कौन है, तो देखिए कैसे याद रखेंगे कि आजकल का समय इतना बदल गया है कि भिखारी हर चीज का निर्णय कर रहे हैं। तो काव्य निर्णय किसकी रचना हो जाएगी, काव्य निर्णय हो जाएगी भिखारी दास की। छंद प्रकाश के रचयिता कौन है, तो छंद प्रकाश के रचयिता भी कौन है, भिखारी दास है। छत्रसाल दशक के रचयिता कौन है, भूषण है। भूषण जो है वो रीतिकाल के वीर रस के कवि माने जाते हैं। हित तरंगिणी के रचयिता कौन है, अब ध्यान रखिएगा, कृपाराम को समय के आधार पर पहला कवि माना जाता है, किसका, रीतिकाल का, और इनकी हित तरंगिणी महत्वपूर्ण रचना है। तो कृपा अगर होगी तभी आपका हित होगा। तुलसी गंग दुओ भय सुकविन के सरदार, अब बताइए तुलसी गंग दुओ भय, तुलसी गंग दुओ भय सुकविन के सरदार, ये किसकी पंक्ति है, तुलसी गंग दुओ भय सुकविन के सरदार। देखिए जहां मैंने 200 सवाल के करीब रखा है, और रीतिकाल से अगर प्रश्न बनेगा तो लगभग इसी में से आ जाएगा, इससे बाहर से आने की स्थिति नहीं रहेगी। तो तुलसी गंग दुओ भय सुकविन के सरदार, इनके काव्य में मिली भाषा विविध प्रकार, उक्त पंक्तियां किसकी है, तो भिखारी दास की है। आखिन मुंदबे के मिस आनी अचानक पीठ उरोज लगावे, ये पंक्तियां किसकी हैं, मतिराम की है कि नायिका पीछे से आके बाहों में भर लेती है। तो आखिन मुंद के मिस आनी अचानक पीठ उरोज लगावे, ये पंक्तियां किसकी है, मतिराम की है। बिहारी के दोहे पर किसका प्रभाव है, तो गाथा सप्तशती का, ध्यान रखिएगा, गाथा सप्तशती हाल की जो रचना है उसी का इस पर प्रभाव है। और कुछ लोग अमरूक शतक का भी प्रभाव मानते हैं। ललित ललाम के रचयिता कौन है, तो अगर इसका फोनेटिक्स देखें तो मिल रहा है, ललित ललाम मतिराम। कवि भूषण की उपाधि किस रीतिकालीन कवि को मिली थी, तो कवि भूषण की उपाधि किसको मिली थी, भूषण को मिली थी। ठीक है, तो भूषण का मूल नाम आप सबको कमेंट करके बताना है, जल्दी से बताइए। कवि भूषण की उपाधि इनको मिली थी, तो भूषण का नाम क्या था, ठीक है, भूषण का नाम क्या था अगर इनको कवि भूषण की उपाधि मिली थी। चलिए, केशव को कठिन काव्य का प्रेत किस आलोचक ने कहा, रामचंद्र शुक्ल ने कहा। रीति की अविरल परंपरा किस कवि से मानी जाती है, चिंतामणि से। ध्यान रखिएगा, रीति की अविरल परंपरा अगर पूछेगा तो किससे मानी जाती है, तो चिंतामणि से मानी जाती है। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं, कवि कुल कल्पतरु किसकी रचना है, बहुत महत्वपूर्ण है, कवि कुल कल्पतरु। तो ये कौन है, रीतिकाल के प्रवर्तक है, किसके अनुसार, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, उन्हीं की रचना है चिंतामणि। अलंकार पंचाशिका किसकी रचना है, तो ये किसकी रचना है, मतिराम की, अलंकार पर आधारित है। आलम केली किसकी रचना है, तो यहां ध्यान रखिएगा, आलम यहां पर भी वहां भी आलम है, तो आलम केली किसकी रचना हो जाएगी, आलम की। ठीक है, यहां एक सवाल और पूछा जाता है, यहां एक और नाम पूछा जाता है, घनश्याम मूल नाम से, बहुत सही। यहां एक और चीज पूछी जाती है कि जो आलम है, आलम की प्रेमिका का नाम क्या था आलम की प्रेमिका का नाम, देखिए आलम थे, आलम की प्रेमिका का नाम शेख था। क्या नाम था, शेख था। जरूर याद रखिएगा, आपको अपनी प्रेमिका का नाम भले भूल जाए, लेकिन रीतिकाल के सभी आचार्यों की प्रेमिका का नाम याद रखना है। सुजान विनोद किसकी रचना है, ध्यान रखिएगा, सुजान के नाम से कई रचनाएं मिलेंगी। तो देखिए अगर विनोद की बात करें तो विनोद कौन करेगा, देव करेंगे। सुजान के साथ विनोद कौन करेगा, देव करेंगे। ठीक है, सुजान चरित, सुजान चरित सूदन, ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। देव,
भाषा भूषण किसकी रचना है? जसवंत सिंह की है। जगत विनोद किसकी रचना है? गुगली बुगली वर्कशॉप। विनोद का मतलब जगत के विनोद कौन है? तो फिर पद्माकर है जगत के विनोद। गंगा लहरी किसकी रचना है? तो गंगा लहरी किसकी रचना है? पद्माकर की है। यमुना लहरी किसकी रचना है? ग्वाल कवि की। तो ग्वाल कहां रहते हैं? यमुना के किनारे रहते हैं, तो यमुना लहरी ग्वाल कवि की रचना हो जाएगी। छत्रसाल दशक किसकी रचना है? छत्रसाल छत्रसाल दशक किसकी रचना है? वन लाइनर क्वेश्चन जैसे ही आए आप इसका जवाब माइंड में रखिए तुरंत। अगर तुरंत माइंड में फटाक से आ जा रहा है, इसका मतलब यह है कि आपकी तैयारी ठीक है। नहीं भी आ रहा है तो इस तरीके से आप याद करते हुए चलिए। चलिए, छत्रसाल दशक किसकी रचना है? भूषण की। सुधा निधि किसकी रचना है? तोष की। ठीक है। सुजान चरित किसकी रचना है? देखिए अभी मैंने बताया था सुजान के साथ चरित्र वाला गड़बड़ कौन कर रहा है? तो सूदन कर रहे हैं। अब ध्यान रखिएगा सोम अब एक मिनट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुजान के साथ चरित वाली बात कहां आएगी? सूदन के साथ आएगी। चलिए आगे बात करते हैं। कवि कुल कंठाभरण किसकी रचना है? तो आपके यहां जब दुल्हन आती तो क्या करते हैं? कवियों को पूरे कुल सहित कंठ भर खिलाते हैं। दूल्हा का मतलब दुल्हन याद कर लीजिएगा। कवि कुल कंठाभरण दूल्हा हो गई। हिंदी साहित्य का प्रथम काव्य शास्त्रीय ग्रंथ किसे माना जाता है? प्रथम काव्य शास्त्रीय ग्रंथ किसे माना जाता है? तो कविप्रिया की। कविप्रिया की रचना किसकी है? केशव दास की। विज्ञान गीता किसकी रचना है? केशव दास की। भाव विलास, अब ध्यान रखिएगा, तो अगर विलास शब्द आ जाए तो आप क्या याद रखेंगे कि किस प्रकार की रचना है, यानी इसका वर्ण विषय क्या है। तो अगर कहीं विलास आ जाता है तो विलास किससे होता है? रस से होता है। तो रस आ जाए तो तुरंत आप क्या कहेंगे कि यहां पर भाव विलास, भवानी विलास इत्यादि रचनाएं किससे संबंधित हैं? तो क्या बताएंगे साथियों? तो आप बताएंगे कि यह आपकी रस से संबंधित रचना है। लक्षण श्रृंगार किसकी रचना है? तो लक्षण श्रृंगार रचना है मतिराम की। ठीक है, किसकी रचना है? मतिराम की है। वेद में बखानी तीन लोकन को ठकुरानी किसकी पंक्तियां हैं? वेद में बखानी तीन लोक को ठकुरानी किसकी पंक्तियां हैं? सेनापति की। यानी वेदों में जिसका बखान है और तीन लोकों की देवी हैं। कौन? सेनापति की पंक्तियां हैं। किसको अलंकारवादी आचार्य कहा जाता है? तो रामचंद्र शुक्ल ने केशव दास को अलंकारवादी आचार्य मानने के कारण ही रीतिकाल का प्रवर्तक चिंतामणि को बनाया। कृपा कांड किसकी रचना है? घनानंद की है। काव्य कल्पद्रुम किसकी रचना है? सेनापति की है। इश्क नामा किसकी रचना है? ध्यान रखिएगा, इश्क नामा और इश्क लता। तो इश्क की लता कैसी होती है? मान लीजिए ये लता है, इस पे कैसे चढ़ी है? घनी चढ़ी है। तो घनानंद, इश्क की लता घनी होती है और इश्क का बोध होता है। तो इश्क का नाम क्या होता है? इश्क की गली नहीं, गाना है। तो इश्क का नाम बोध होता है और इश्क की लता कैसी होती है? घनी होती है। इश्क लता घनानंद और इश्क नामा बोधा की रचना हो गई। काव्य निर्णय किसकी रचना है? तो आजकल निर्णय कौन कर रहा है? भिखारी कर रहे हैं। इनमें से रीति शब्द का अर्थ नहीं है। तो रीति शब्द का अर्थ नहीं क्या? प्रणाली, पद्धति, मार्ग, पंथ, शैली, रचना। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना है कि प्रणाली, पद्धति, मार्ग, पंथ, शैली तो क्या नहीं है? रचना जो है वो रीति का मतलब नहीं है। संस्कृत साहित्य में रीति का अर्थ क्या होता है? विशिष्ट पद रचना। इसके लिए एक सिद्धांत भी आया। कौन सा सिद्धांत आया? रीति सिद्धांत। किसका था रीति सिद्धांत? वामन का था। वामन ने क्या कहा? विशिष्ट पद रचना रीति ही, विशिष्ट पद रचना रीति ही।
मोहम्मद शाह को रंगीला क्यों कहा जाता था? ध्यान रखिएगा। अब बहुत सारे लोगों को आपके यहाँ क्या कहते हैं, अरे बहुत रंगीले मिजाज के हैं ये, अरे भाई इनकी तो बातें अलग है। तो उनको रंगीला क्यों कहा गया था? मोहम्मद शाह को। तो मोहम्मद शाह को रंगीला कहा गया था उनकी रसिकता के कारण। रीति काव्य, चलिए रीति काव्य कविता का एक शुद्ध कला मार्ग था। संस्कृत के आचार्यों ने काव्य शिल्प और काव्य सौष्ठव के विवेचन के लिए जो सिद्धांत और लक्षण निश्चित किए थे, उनके आधार पर लक्षणों संहिता अथवा लक्षण रहित जो काव्य रचना की जाती थी, उसे क्या कहा जाता है? उसे रीति काव्य कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? रीति काव्य कहा जाता है। जिन ग्रंथों में शास्त्रीय चर्चा भी की गई है तथा उसके उदाहरण स्वरूप मुक्त पद्यों की रचना भी, अर्थात जो लक्षण लक्ष्यबद्ध है, दूसरे शब्दों में जिन ग्रंथों में लक्षण और लक्ष्य दोनों रूपों को समुचित स्थान मिला है, उन्हें क्या कहेंगे? ध्यान रखिएगा, जहां पर लक्षण और लक्ष्य दोनों चीजें लिखी गई हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? रीतिबद्ध कहेंगे। यानी जिन्होंने नियम भी बनाए और उन नियमों को दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए लक्षण ग्रंथ भी लिखे, उसे हम क्या कहेंगे? रीतिबद्ध कहेंगे। केशव की रसिक प्रिया, केशव की रसिक प्रिया और काव्य प्रिया, कवि प्रिया का समय क्या है? तो रसिक प्रिया 1648 और कवि प्रिया 1658। बुंदेलखंड के चंपत राय के पुत्र बुंदेलखंड के चंपत राय के पुत्र का नाम क्या था? महाराजा छत्रसाल। कविवर लाल ने अपने ग्रंथ छत्र प्रकाश में किस कवि की वीरता और बलिदान का वर्णन किया है? तो ध्यान रखिएगा, अब यहां लाल है तो छत्र प्रकाश, छाता लगाएंगे कब? जब प्रकाश बढ़ेगा, जब लाल लाल रोशनी आएगी। तो किसका किया गया है? छत्रसाल का। शुक्ल जी के अनुसार रीतिकाल के अंतर्गत 1700 से 1900 तक पूरी 2 शताब्दियां आ जाती हैं। क्या यह सत्य कथन है? हाँ। हित तरंगिणी का समय क्या है? 1598। किसकी रचना है? तो रस निरूपक ग्रंथ है आचार्य कृपाराम का। बहुत बार सवाल पूछा गया है कि रीतिकाल की पहली रचना कौन सी है समय के आधार पर, तो कृपाराम की हित तरंगिणी है। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि हित तरंगिणी किसकी रचना है? तो रस निरूपक ग्रंथ है और आचार्य कृपाराम का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे क्या है? रामभूषण और अलंकार चंद्रिका किसकी रचनाएं हैं? तो रामभूषण और अलंकार चंद्रिका गोप की रचनाएं हैं। श्रृंगार सागर 1615 मोहन मिश्र किस प्रकार का ग्रंथ है? तो ये नायिका भेद से संबंधित ग्रंथ है। चरखरी के मोहनलाल मिश्र ने श्रृंगार संबंधी कौन सा ग्रंथ लिखा? श्रृंगार सागर, बहुत महत्वपूर्ण है। चरखरी के मोहनलाल मिश्र ने श्रृंगार संबंधी कौन सा ग्रंथ लिखा? श्रृंगार सागर। कर्णाभरण, स्तुतिभरण और भाषा भूषण, ये 3 अलंकार संबंधी ग्रंथ किसके हैं? कर्नेश के हैं। ध्यान रखिएगा, किसी भी ग्रंथ में अगर भूषण लिख रहा है तो तुरंत समझ जाइएगा कि अलंकार से संबंधित ग्रंथ है। इंद्र जिमि जंभ पर बाड़व जो अंभ पर रावण सदम पर रघुकुल है, किसकी पंक्तियां हैं? तो ये भूषण की पंक्तियां हैं। अरुण गात अतिप्रात पद्यमिनी प्राणनाथ भय किसकी रचना है? तो यह किसकी है? यह पंक्ति है केशवदास की। अरुणन गात अति प्रिय पद्मिनी प्राणनाथ भय किसकी पंक्तियां हैं? केशवदास की। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो न जुगत पिय मिलन की धुरी मुक्तत मुख दीन, और जो लहिए संग सजन तय धारक धारक नरक हूं कीन किसकी पंक्तियां हैं? तो ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये बिहारी की पंक्तियां हैं। जो न जुगत पिय मिलन की
धुरि मुक्तक मुख दीन, और जो लहिए संग सजन तो धारक नरक हूं कीन। पंक्तियां किसकी हैं? तो यह बिहारी की हैं। देव कहां के रहने वाले थे? तो देव कहां के रहने वाले थे? तो देव थे इटावा के रहने वाले। इनका पूरा नाम क्या था? देवदत्त था। कितनी वर्ष की अवस्था में और कब भाव विलास की रचना की? 16 वर्ष की अवस्था में 1746 में भाव विलास की रचना की। देव का जन्म कब माना जाता है? 1730 में स्थिर होता है। इनका अनुमानित मृत्युकाल क्या है? 1824। देव ने अपने दो ग्रंथ भाव विलास और अष्टायाम में किस आश्रयदाता को भेंट किए थे? तो आजम शाह को। ध्यान रखिएगा, अष्टायाम, अष्टायाम का मतलब क्या होता है? एक परंपरा है जिसमें 8 प्रहरों का वर्णन किया जाता है। तो देव ने अपने दो ग्रंथ भाव विलास और अष्टायाम किस आश्रयदाता को भेंट किए थे? तो आजम शाह को। देव ने भवानी विलास ग्रंथ की रचना किसके नाम पर की? तो चरखी ददरी पति राजा सीताराम के भतीजे भवानी दत्त वैश्य के नाम पर। भवानी विलास की रचना किसके नाम पर की? तो चरखी ददरी पति राजा सीताराम के भतीजे भवानी दत्त वैश्य के नाम पर। देव ने कुशल विलास की रचना किसके लिए की? तो फफूंद रियासत के राजा कुशल सिंह के लिए। देव ने रस विलास की रचना किसके लिए की? तो राजा भोगीलाल के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है रस विलास। विलास में भी पूछा जाएगा तो आप क्या कहेंगे? किसमें रस का वर्णन है। देव ने अपना ग्रंथ प्रेम चंद्रिका किसको समर्पित किया? तो इटावा के समीप ड्योंडिया खेरा के राजा जमींदार राव मर्दन सिंह के पुत्र उद्योत सिंह को। ध्यान रखिएगा, उद्योत सिंह पर कौन सी रचना लिखी गई? तो बताया जाएगा कि देव ने अपना ग्रंथ प्रेम चंद्रिका किसको समर्पित किया? तो इटावा के समीप ड्योंडियो खेरा के राजा जमींदार राव मर्दन सिंह के पुत्र उद्योत सिंह पर। चलिए, विनोद कौन करेगा सुजान के साथ? तो देव करेंगे विनोद। देखते हैं क्या है। तो देव सुजान विनोद की रचना किसके लिए की गई थी? तो दिल्ली के रईस पतिराम के पुत्र सुजान मणि पर। ध्यान रखिएगा, किसके लिए की गई थी? सुजान विनोद की रचना किसके लिए की गई थी? दिल्ली के रईस पातीराम के पुत्र सुजान मणि पर। देव ने पिहानी के अधिपति अकबर अली खां को कौन सी रचना समर्पित किया था? सुख सागर तरंग। देव ने पिहानी के अधिपति अकबर अली खां को कौन सी रचना समर्पित किया था? तो सुख सागर तरंग। देव की रचनाओं की संख्या कितनी मानी जाती है? 52। निम्न पंक्तियां किसकी हैं? दृढ़ घृत्य मधु पायस तज वायस चाम चबात। किसकी पंक्तियां हैं? देव की। किसकी पंक्तियां हैं? जो ब्रज सो ब्रज जासो लसैं, तिहु काल घड़ी ब्रजबाल लहावें। जो ब्रज सो ब्रज लासो लसैं, जासो लसैं, तिहु काल घड़ी ब्रजबाल लहावें। देव की पंक्तियां हैं। किसकी पंक्तियां हैं? खेल में खेलत खेल नए नए, खेल में खेलत खेल नए नए, खेल में खेलत खेल नए नए। तो खेल में खेलत खेल नए नए, नए नए ना ही में ना सो नेह जनावे। देव की पंक्तियां हैं। किसकी पंक्तियां हैं? नुपुर संजुत मंजू मनोहर, जसवंत रंजित कंज से पायनी। देव की पंक्ति है। किसकी पंक्तियां हैं? चाल मराल ही सिखई नख से, सिख यो मधु की मधुराई, जानत यो ब्रज भू पर आए सबय, सिख रूप की संपत्ति पाई। ये भी देव की है। बेनी बनाई के मांग गुही, बेनी बनाई के मांग गुही, और तेहि माह रही लर हीरन की फबी, सोम के शीस मनोतम तोम ही मध्य, ते चीर कढ़ी रब की छवि। देव की पंक्तियां हैं। मोहि मोहि मोहन को मन भयो राधामय, मोहि मोहि को मोहन को मन मोहि मोहि मोहन मई भई। देव की पंक्तियां हैं। हर के हाथ से माखन रोटी ले जाने वाले, कागा के भाग्य की सराहना करने वाले श्री कृष्ण की को जही को छोहरिया द्वारा छछिया भरी छात पर नाच नचाने वाले रसियन प्रेमो भंग के गायक थे। अतः हिंदी की स्वच्छंद काव्य धारा के सबसे प्राचीन कवि ये ही ठहरते हैं। यह कथन किसका है? बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है।
पूछा जाता है कि हरि के हाथ से माखन रोटी ले जाने वाले काक के भाग्य की सराहना करने वाले और श्री कृष्ण की जही को छो हरिया द्वारा छछिया भरी छाछ पर नाच नचाने वाले रसखान प्रेमो भंग के गायक थे और अतः इन्हें हिंदी की स्वच्छंद काव्य धारा के सबसे प्राचीन कवि यही ठहरते हैं। कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। 252 वैष्णव वार्ता में रसखान का परिचय क्या दिया गया है? दिल्ली के बादशाही खानदान पठान। क्या कहा गया है? दिल्ली के बादशाही खानदान पठान। रसखान के दीक्षा गुरु कौन थे? तो गोसाई विठलनाथ। कौन थे? गोसाई विठलनाथ। गोसाई विठलनाथ ने गोविंद कुंड पर रसखान को किस संप्रदाय में दीक्षित किया था? तो वल्लभ संप्रदाय में। तो रसखान का संप्रदाय भी पूछा जाता है, किस संप्रदाय में उनको दीक्षित किया गया था। मुसलमान होकर भी रसखान कंठी माला क्यों धारण करते थे? वैष्णव प्रभाव के कारण। किस प्रभाव के कारण? वैष्णव प्रभाव के कारण। गोसाई विठलनाथ जी का स्वर्गवास कब हुआ था? 1642 संवत में। रसखान का अनुमानिक जन्म मृत्यु समय क्या है? तो 1615 से 1685। रसखान के माता पिता कौन, यह पता नहीं है। रसखान रीतिकाल के किस धारा के कवि हैं? तो रीति मुक्त काव्य धारा के। चलिए, रसखान की कितनी रचनाएं हैं? केवल 2 छोटी रचनाएं, प्रेम वाटिका और सुजान रसखानी। प्रेम वाटिका कब रची गई? 1671 में। प्रेम वाटिका में कितने दोहे हैं? केवल 52 दोहे। सुजान रसखान में कितने दोहे हैं? 120 छंद। सुजान रसखान में कितने दोहे हैं? तो यहां पर 10 दोहे, सोटे और शेष सवैया और कवित्त हैं। रसखान की रचनाओं में सामान्यतः कौन सा रस पाया जाता है? भक्त श्रृंगार एवं वात्सल्य रस पाए जाते हैं। बिनु बिनु गुण जोबन रूप धन बिनु स्वार्थ हित जानी। बिनु गुण जोबन रूप धन बिनु स्वार्थ हित जानी। शुद्ध कामना ते रहित प्रेम सकल रस खानी। किसकी पंक्ति है? रसखान की। दंपति सुख अरु विषय रस पूजा निष्ठा ध्यान इनते परे बखानिए शुद्ध प्रेम रसखान। किसकी पंक्तियां हैं? रसखान की। प्रेम हरि को रूप है त्यों हरि प्रेम स्वरूप एक होई द्वयो लसय जो सूरज अरु धूप। किसकी पंक्तियां हैं? रसखान की। ज्ञान ध्यान विद्यामति मत विश्वास विवेक बिना प्रेम सब धूर है अब जग एक अनेक। किसकी पंक्तियां हैं? ये भी पंक्ति है रसखान की। हरि के सब आधीन पर हरि प्रेम आधीन। यानी सब हरि पर अधीन है। या ही बड़प्पन दीन। रसखान की पंक्तियां हैं। हिंदी के श्रृंगारिक कवियों में सर्वाधिक ख्याति प्राप्त करने वाले कवि बिहारी हैं। किसका कथन है? साथियों, ये वन लाइनर फैक्ट्स आपको रटाए जा रहे हैं, दिखाए जा रहे हैं फटाफट मोड में, क्योंकि अब समय नहीं है कि बहुत हम लोग टाइम लेके चीजों को पढ़ें। तो हिंदी के श्रृंगारी कवियों में सर्वाधिक ख्यात प्राप्त करने वाले कवि कौन है? बिहारी। किसका कथन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। बिहारी के प्रसिद्धि का एकमात्र कारण क्या? उनकी रचना सतसई। किस कवि का यश उनकी रचनाओं के परिणाम के हिसाब से नहीं होता, गुण के हिसाब से होता है? किसका कथन है? बिहारी का। किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिमाण के हिसाब से नहीं होता, गुण के हिसाब से होता। किसने कहा? बिहारी ने कहा है। सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। किसके संबंध में कथन है? बिहारी सतसई के संबंध में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी का जन्म कब माना है? 1660। आगे बढ़ते हैं। बिहारी सतसई का रचना काल कब माना जाता है? 1719 संवत। बिहारी का जन्म कहां हुआ? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। बिहारी का
अधिकतम जीवन कहां बीता? मथुरा, आगरा, बुंदेलखंड तथा जयपुर में। बिहारी का आचार्य केशव से संबंध किस उम्र में हो गया था? संबंध लगभग 8 वर्ष की उम्र में। बिहारी ने संस्कृत किससे सीखी थी? तो नरहरि दास से। बिहारी को अपने साथ ले जाने की आज्ञा शाहजहां ने किससे प्राप्त की थी? नरहरि दास से। शाहजहां के दरबार में बिहारी का संपर्क किस विद्वान से हुआ? आचार्य पंडित राज जगन्नाथ से। अब्दुल रहीम खान खाना से बिहारी का संबंध कहां हुआ? शाहजहां के यहां। बिहारी महाराज मिर्जा राजा जयसिंह के पास जयपुर कब पहुंचे? संबत 1692 विक्रम संबत में। ना ही पराग रस नहीं मधुर मधु नहीं विकास यह काल अली कली हिस्सु बंधे आगे कौन हवालिया पंक्तियां किसकी हैं और किसके लिए लिखी गई थी? बिहारी ने मिर्जा राजा जयसिंह के लिए। वो विवाह करके राज दरबार से बाहर ही निकलते थे तो उनके ऊपर ये पंक्ति लिखी थी। स्वार्थ सुकृत न संभ्र था देख विहंग विचारी। अन्योक्ति के रूप में यह लिखा गया था। बाज परायो पानी प्राणी पर तू पच्छिन न मारी किसकी पंक्तियां? बिहारी की। बिहारी रीतिकाल के किस धारक कवि हैं? रीति सिद्ध हैं। और बच्चन सिंह ने क्लासिकल कवि अभिजात कवि के रूप में रखते हैं। बिहारी अपने पूर्ववर्ती संस्कृत के श्रृंगारी मुक्तक कवियों की परंपरा में आते हैं। बिहारी हिंदी के श्रृंगार मुक्तक कवि माला के तो सुमेरु है। यह कथन किसका है? आचार्य पद्म सिंह शर्मा का। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिहारी अपने पूर्ववर्ती संस्कृत के श्रृंगारी मुक्तक कवियों की परंपरा में आते हैं। बिहारी हिंदी के श्रृंगार मुक्तक कवि माला के तो सुमेरु है। यह कथन किसका है? आचार्य पद्म सिंह शर्मा का है। ध्यान रखिएगा, पद्म सिंह शर्मा। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोय जातन की झाई पर श्याम हरिद्युत होय किसकी पंक्तियां हैं? बिहारी की। तज तीर्थ हरि राधिका तनु द्रुति के अनुराग जिह ब्रज केल निकुंज मग पग पग होत प्रयाग किसकी पंक्तियां हैं? बिहारी की पंक्तियां हैं। चलिए, शीस मुकुट कटि काछन कर मुरली उर्माल यह बानिक मोमन बसो सदा बिहारी लाल किसकी पंक्तियां हैं? तो बिहारी की पंक्तियां हैं। या अनुरागी चित की गति समझे नहीं कोई जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होय। इसमें अलंकार भी पूछा जाता है। किसकी पंक्तियां हैं? बिहारी लाल की। करो कुबत जग कुटिलता तजो न दीन दयाल दुखी हो हुगे सरल चित बसत भंगी लाल किसकी पंक्तियां? बिहारी की। मोहनी मूरत श्याम की अति अद्भुत गति जोय बसत सुचति अंतर तऊ प्रतिबिंबित जग हो किसकी पंक्तियां हैं? बिहारी की। तो साथियों, अगर ये पीडीएफ आप लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम को फॉलो कीजिए। ये आपको पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करवाया जाएगा। पीडीएफ को लेने के लिए टीचर्स एकेडमी का जो हिंदी वाला टेलीग्राम ग्रुप है जो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, उस पे आप लोग जुड़ जाइए। पीडीएफ वहीं पे शेयर किया जाएगा। दीर्घ सांस न लेहु दुख सुख साई नहीं भूली दई दई क्यों करत है दई दई सु कबूल किसकी पंक्तियां हैं? बिहारी की। चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर को घटिए वृषभानुजा वे हलदर के वीर किसकी पंक्तियां हैं? बिहारी की पंक्तियां हैं। आज तरियौना ही रहो श्रुति सेवक इत अंग नाक बास बेसर लहो बस मुक्तन के संग किसकी पंक्तियां हैं? बिहारी की। श्रृंगार सागर किसकी रचना है? चरखरी के मोहनलाल मिश्र की। तो कर्णाभरण, श्रुतिभूषण और भूपभूषण नामक 3 अलंकार संबंधी ग्रंथ किसने लिखे? नरहर कवि के साथ ही कर्णेश कवि ने।
कर्णाभरण, श्रुतिभूषण और भूभूषण कर्णेश कवि। रस निरूपण और अलंकार निरूपण का इस प्रकार का सूत्रपात हो जाने पर केशव जी ने काव्य के सब अंगों का निरूपण शास्त्रीय पद्धति पर किया। इसमें संदेह नहीं कि काव्य रीति का सम्यक समावेश पहले पहल आचार्य केशव ने ही किया, पर हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कवि क्रिया के प्रायः 50 वर्ष पीछे चला, और वह भी एक भिन्न आदर्श को लेकर, केशव के आदर्श को लेकर नहीं। किसका कथन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो यहां से दो पार्ट में सवाल पूछा जा सकता है। पहले पार्ट में पूछा जा सकता है ये वाला कथन, रस निरूपण और अलंकार निरूपण का इस प्रकार का सूत्रपात हो जाने पर केशव ने काव्य के सब अंगों का निरूपण शास्त्रीय पद्धति पर किया। इसमें संदेह नहीं कि काव्य की सम्यक समावेश पहले आचार्य ने ही किया। तो याद रखिएगा, यहां तक पूछा जा सकता है कि इसमें संदेह नहीं कि काव्य रीति का सम्यक समावेश पहले पहल आचार्य केशव ने किया। यह किसका कथन है? तो यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। चलिए, हिंदी में रीति काव्य प्राय उपेक्षा का ही भागी रहा है, किसका कथन है? ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। क्या पूछा गया? हिंदी में रीति काव्य प्रायः उपेक्षा का ही भागी रहा, किसका कथन है? आचार्य नगेंद्र का। आचार्य नगेंद्र का। ठीक है। द्विवेदी युग के आलोचकों ने इस कविता को नीति भ्रष्ट कहकर तिरस्कृत किया। छायावाद के प्रतिनिधि कवि लेखक इसको अति इंद्रिय और स्थूल कहकर हे समझते रहे, और आज का प्रगतिशील समीक्षक इसको सामंतवाद के अभिव्यक्ति मानकर प्रतिक्रियावादी कवि कहता रहा। किसका कथन है? आचार्य नगेंद्र का। आचार्य नगेंद्र का बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, फिर से पढ़ देता हूं। द्विवेदी युग के आलोचकों ने इस कविता को नीति भ्रष्ट कहकर तिरस्कृत किया। छायावाद के प्रतिनिधि कवि लेखक इसको अति इंद्रिय और सूक्ष्म स्थूल कहकर हे समझते रहे। आज का प्रगतिशील समीक्षक इसको सामंतवाद की अभिव्यक्ति मानकर प्रतिक्रियावादी कविता कहता है। किसका कथन है? आचार्य नगेंद्र का। शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र का नाम क्या था? दारा शिकोह। मारी तुरक को मुंह मुरकायो, रन में विजय बुंदेला पायो, किसकी पंक्तियां हैं? कविवर लाल के ग्रंथ छत्र प्रकाश की। नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था? 1738 में। आदम शाह अब्दाली ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया? 1761 पर। चलिए, ये सब इतिहास भी जानना है, क्योंकि पूरा रीतिकाल इतिहास पर ही आधारित है। शाहजहां के समय में हिंदुस्तान का समाज समानती आधार पर स्थिर था। सम्राट इस सामाजिक व्यवस्था का केंद्र था। उसके अधीन मनसबदार या अमीर थे जो ऊंचे ऊंचे ओहदों पर थे। इसके बाद साधारण कर्मचारियों का वर्ग था, तो राज्य के छोटे छोटे विभागों में काम करते थे। उस समय का मध्यवर्ग अधिकतर इन्हीं लोगों में निर्मित था। इनके अतिरिक्त व्यापारी, साहूकार, दुकानदार आदि भी थे, परंतु ये लोग आर्थिक दृष्टि से मध्यवर्ग की स्थिति में होते हुए भी शिक्षा संस्कृत से हीन थे। निम्न वर्ग में नौकरी पेशा लोगों और मजदूरों के अतिरिक्त भारत का बृहद कृषक समुदाय भी था, जो सोना पैदा करके मिट्टी पर गुजर कर रहा था। किसका कथन है? ईश्वरी प्रसाद का। ध्यान रखिएगा, किसका कथन है? ईश्वरी प्रसाद का। फिर से पढ़ देता हूं, महत्वपूर्ण कथन है, पूरा रीतिकाल पर यह कथन है। शाहजहां के समय में हिंदुस्तान का समाज सामंती आधार पर स्थित था। सम्राट इस सामाजिक व्यवस्था का केंद्र था। उसके अधीन मनसबदार था, अमीर थे जो ऊंचे ऊंचे ओहदों पर थे। इनके बाद साधारण कर्मचारियों का वर्ग था जो राज्य के छोटे छोटे विभागों में काम करते थे। उस समय का मध्यवर्ग अधिकतर इन्हीं लोगों से निर्मित था। इनके अतिरिक्त व्यापारी, साहूकार, दुकानदार आदि भी थे, परंतु ये लोग आर्थिक दृष्टि से मध्यवर्ग की स्थिति में होते हुए भी शिक्षा संस्कृति से हीन थे। निम्न वर्ग में नौकरी पेशा लोगों और मजदूरों के अतिरिक्त भारत का बृहद कृषक समुदाय भी था, जो सोना पैदा करके मिट्टी पर गुजर कर रहा था। किसका कथन है? ईश्वरी प्रसाद का।
व्याकरण के आधार पर गत्यर्थक रिंग धातु से एक अक्षित प्रत्यय करके की जा सकती व्युक्ति कहलाती है। इससे मार्ग का वाचक ठहरता है, कथन है। जी हां, यानी यहां पर रीति शब्द के विषय में बताया गया है। बात यह है कि व्यक्ति का अथवा वर्ग विशेष का अपने भावों की अभिव्यक्ति व्यापारगत अनुकरण और अनुसरण का एक लक्ष्य हो जाता है। उनकी विधाती पद्धति विशेष शब्द मार्ग संज्ञा द्वारा स्वीकृत मानी जाती है। किसका कथन है? दंडी का। रीति सुभाषा कवित की वर्णत बुद्ध अनुसार, किसकी पंक्ति है? चिंतामणि की। कहां से? कविकुल कल्प तरु से। आगे के कवि रिजी हैं तो कविताई, ना तो राधिका कन्हाई सुमरन को बहानो है। किसका कथन है? भिखारी दास का। तो रीतिकाल के जो कवि हैं वो, उनका टारगेट यही था कि हमारी कविता पे अगर राजा रीझ गए तब तो हमने राजा के लिए लिखा, नहीं तो इसी बहाने हम भगवत भजन कर रहे हैं। भाषा भूषण ग्रंथ को जो देखे चित लाए, विविध अर्थ साहित्य रसता ही सकल दर्शाए। किसका कथन है? जसवंत सिंह का। धुनि अवरेब कवित गुण जाति, मन मनोहर ते बहुभांति। किसका कथन है? तुलसीदास का। सम्राट अकबर दिल्ली के राज सिंहासन पर कब बैठे? सन 1556 में। संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरिनाम। किसकी पंक्ति है? कुंभन दास की। देव सबय सुखदायक संपत्ति, संपत्ति दंपति दंपति जोरी। किसकी पंक्ति है? देव की। रीति का समर्थन करते हुए अलंकार और रस को गौण स्थान किसने दिया? वामन ने। उद्भट किस वाद के समर्थक थे? अलंकारवाद के। ध्वनि सिद्धांत का प्रतिष्ठापन किसने किया? आनंदवर्धन ने। मम्मट किस शताब्दी के थे? 11वीं के। जयदेव किस शताब्दी के थे? 13वीं शताब्दी के। गीत गोविंद किसकी रचना है? तो गीत गोविंद रचना है जयदेव की। विश्वनाथ की शताब्दी के थे? 14वीं शताब्दी के। संस्कृत का अंतिम प्रकांड आचार्य जगन्नाथ और हिंदी का प्रथम प्रतिनिधि आचार्य चिंतामणि, ये दोनों समकालीन थे। जगन्नाथ शाहजहां का सभापति पंडित था और चिंतामणि को शाहजहां द्वारा पुरस्कृत किया जाना इतिहास लिखित घटना है। सत्य है या असत्य? तो ये सही बात है। हिंदी में लक्षण ग्रंथ की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए हैं वो आचार्य की कोटि में नहीं आ सकते। वे वास्तव में कवि ही थे, उनमें आचार्य के गुण नहीं थे। उनके अपर्याप्त लक्षण साहित्य शास्त्र का सम्यक बोध कराने में असमर्थ हैं। बहुत स्थलों पर तो उनके द्वारा अलंकार आदि के स्वरूप का भी ठीक ठीक बोध नहीं हो सकता। कहीं कहीं तो उदाहरण भी ठीक नहीं है। शब्द शक्ति का विषय तो दो ही चार कवियों ने नाम मात्र के लिए लिया है, जिससे उस विषय का बोध होना तो दूर रहा, कहीं कहीं भ्रांत धारणा अवश्य उत्पन्न हो सकती है। काव्य के साधारणता दो भेद किए जाते हैं, श्रव्य और दृश्य। इनमें से दृश्य काव्य का निरूपण तो छोड़ ही दिया गया है। सारांश यह है कि इन रीतियों पर ही निर्भर रहने वाले व्यक्ति का साहित्य गान कच्चा समझा जाना चाहिए। कच्चा समझा जाना चाहिए। यह सब लिखने का विपाय यहाँ केवल इतना ही है कि यह न समझा जाए कि रीति काल के भीतर साहित्य शास्त्र पर गंभीर और विस्तृत विवेचन तथा नई नई बातों की उद्भावना होती रही। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। यानी रीति काल पर सम्यक आलोचना की है उन्होंने कि कहते हैं क्या कि केवल यह न समझा जाए कि रीति काल के भीतर साहित्य शास्त्र पर गंभीर और विस्तृत विवेचना और नई नई बातों की उद्भावना होती रही। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्या यह सत्य है कि पद्माकर ने 9 रसों का सफल निरूपण किया? सही बात है। पद्माकर का जन्म कहां हुआ? मध्य प्रदेश के सागर जिले में। तेलंग ब्राह्मण पद्माकर का जन्म कब हुआ? 1753 में। पद्माकर के पिता का नाम क्या था? मोहनलाल भट्ट था। चलिए,
पद्माकर की मृत्यु कब हुई? 1833 ईस्वी, कानपुर में हुई। पद्माकर की प्रमुख कृतियां कौन सी हैं? हिम्मत बहादुर, बिरदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, प्रताप सिंह, बिरदावली और कलिपस्तीसी। पद्माभरण और जगत विनोद पद्माकर के मौलिक रीति ग्रंथ है, जिन्होंने न तो लक्षण ग्रंथ लिखे और न रीति का अनुसरण किया। वे किस प्रकार के कवि हैं? रीति मुक्त, घनानंद, बोधा आलम, ठाकुर इस कोटि में आते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में सेनापति को किस प्रकार का कवि माना है? तो फुटकल भक्त कवि माना है। सेनापति के किस ग्रंथ में नायिका भेद, विरह वर्णन के प्रसंग, खट ऋतु वर्णन तथा चमत्कार चारुत्व देखने को मिलता है? तो कवित्त रत्नाकर में। सेनापति ने कवित्त रत्नाकर की रचना कब की? 1706 में। सेनापति के गुरु का नाम क्या था? हीरामणि दीक्षित था। सेनापति के पितामह का नाम क्या था? परशुराम दीक्षित था। सेनापति के पिता का नाम क्या था? गंगाधर दीक्षित। सेनापति का जन्म कहां हुआ? तो 1646 के आसपास। भूषण का जन्म कहां हुआ? कानपुर के समीपवर्ती तिकवापुर नामक स्थान में। तो यहां नाम जरूर याद रखिएगा, ये जरूर याद रखिएगा कि भूषण का जन्म कहां हुआ था? तो भूषण का जन्म कानपुर के समीपवर्ती तिकवापुर नामक स्थान में। तो रीतिकाल के ज्यादातर कवियों का जन्म पूछा जाता है कि कहां हुआ है। साथियों, 1 घंटे की क्लास में पूरा रीतिकाल का रिवीजन हो जाएगा। भूषण के पिता का नाम क्या था? रत्नाकर त्रिपाठी। भूषण का जन्मकाल क्या है? 1670। भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी? चित्रकूट के राजा रुद्रसाह सोलंकी ने। भूषण की मृत्यु कब मानी जाती है? 1772 में। केशव की मृत्यु कब मानी जाती है? 1674। केशवदास के पिता का नाम? काशीनाथ। केशव के पितामह का नाम? कृष्णदत्त। केशव द्वारा लिखित कितने ग्रंथ विद्वानों के बीच प्रचलित है? 10 ग्रंथ। कौन कौन से? रामचंद्रिका, कविप्रिया, रसिक प्रिया, रत्न बावनी, वीर सिंह देवचरित, जहांगीर जसचंद्रिका, विज्ञान गीता, 12 मासा और इधर उधर के 2 ग्रंथ उपलब्ध हुए हैं, सिखनख और छंदमाला। ध्यान रखिएगा। तो ये 12 मासा भी पूछा जाता है कि किसका ग्रंथ है। केशव ग्रंथावली का प्रकार देखिए, जिसमें डेट कुछ ज्यादा ही लिखी गई, लेकिन आपको बता दें कि डेट बहुत कम पूछी जाएगी। यानी अगर पूरे आपके जितने भी सवाल हैं, उन पूरे सवालों में महज 2 से 3 डेट ही पूछी जाएगी। तो डेट बहुत ज्यादा आपसे नहीं पूछी जाएगी। केशव ग्रंथावली का प्रकाशन किसने किया? हिंदुस्तानी अकेडमी इलाहाबाद से। हमारी दृढ़ भावना है कि केशव ने हिंदी को महान गौरव प्रदान किया। जिस प्रकार तुलसी अपने सरलता और सूर अपनी गंभीरता के हेतु सराहनीय है, वैसे ही वरन उनसे भी बढ़कर केशव अपनी भाषा की परिपुष्टता के लिए प्रशंसनीय है। कथन किसका है? श्याम सुंदर दास का। हमारी दृढ़ भावना है कि केशव हिंदी के महान गौरव प्रदान किया, हिंदी को महान गौरव प्रदान किया। जिस प्रकार तुलसी अपनी सरलता और सूर अपनी गंभीरता के हेतु सराहनीय है, वैसे ही वरन उससे भी बढ़कर केशव अपनी भाषा की परिपुष्टता के लिए प्रशंसनीय है। कथन है डॉक्टर श्याम सुंदर दास का। रामचंद्रिका के प्रमुख संवाद कौन से हैं? बहुत महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है कि कौन से सबसे अच्छे संवाद हैं, कौन से संवाद महत्वपूर्ण हैं। संवाद की बात करें तो रामचंद्रिका के प्रमुख संवाद कौन से हैं? तो सुमति और विमति संवाद, रावण और जानासुन संवाद, राम और परशुराम संवाद, राम जानकी संवाद, राम लक्ष्मण संवाद, सुपर्णखा संवाद, सीता रावण संवाद, सीता हनुमान संवाद, रावण अंगद संवाद, लवकुश संवाद, ये तो प्रमुख है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो मंदोदरी और रावण का संवाद है वो काफी चर्चित है। क्यों चर्चित है? क्योंकि रावण और मंदोदरी का जो संवाद होता है उसमें मंदोदरी उनको धिक्कारती है, और केशव को किसके लिए प्रसिद्धि मिली? तो इनके इसी संवाद के लिए, क्योंकि इन्होंने रामलीला के लिए ही इस ग्रंथ को लिखा था एक रात्रि में।
रीति मुक्त स्वच्छंद धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन थे? घनानंद। घनानंद का जन्म कहां हुआ? बुलंदशहर में। घनानंद कब हुए? 1746 में। दिल्ली किस बादशाह के यहां घनानंद मीर मुंशी थे? तो मोहम्मद शाह रंगीला के यहां। किसके यहां? तो मोहम्मद शाह रंगीला के यहां वो मीर मुंशी थे। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में उत्तर मध्यकाल किसको कहा जाता है? रीतिकाल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? रीतिकाल को। रीतिकाल का सर्वप्रथम सीमा निर्धारण 1643 से 1843 तक किसने किया? यहां पर जो टेलीग्राम ग्रुप दिया गया है उसको फटाफट ज्वाइन कर ले, जिससे आप सबको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। टेलीग्राम फटाफट जुड़ जाइए, जिससे आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। रीतिकाल का सर्वप्रथम सीमा निर्धारण 1643 से 1843 ईस्वी तक किसने किया? तो रामचंद्र शुक्ल ने किया। राइट आंसर। मिस्र बंधुओं ने रीतिकाल को क्या नाम दिया? आसान से सवाल है। मिस्र बंधुओं ने रीतिकाल को क्या नाम दिया? तो यहां पर ध्यान रखिएगा, अलंकृत काल। और विश्वनाथ क्या करते हैं? श्रृंगार करते हैं, तो अलंकृत काल नाम दिया। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल का नाम किसने दिया? उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल यानी रीतिकाल का नामकरण किसके द्वारा किया गया है? ये कमेंट बॉक्स में आपको लिंक दिखाई दे रहा होगा, जिसमें लिखा हुआ एल्टीग्रेड निःशुल्क हिंदी के लिए जुड़े। चलिए फटाफट बताइए चौथे का। तो उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल का नाम किसने दिया? चौथा चौथा चौथे का बी। चलिए फटाफट दिए। साक्षी प्रजापति शुक्ल जी, बहुत बढ़िया। कंचन ने डी का, डी कैसे होगा? बी। रामचंद्र शुक्ल यानी रीतिकाल का नामकरण किसने किया? रामचंद्र शुक्ल ने किया। और भक्तिकाल का नामकरण भी शुक्ल जी ने किया था। आदिकाल का नामकरण किसका सबसे ज्यादा प्रासंगिक है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का नामकरण सबसे ज्यादा प्रसारित है। वो किसके प्रभाव से था? तो वो भी हजारी प्रसाद द्विवेदी के मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल नामकरण किया था शुक्ल जी के इतिहास से प्रभावित होकर। रामकुमार वर्मा ने रीतिकाल को किस संज्ञा से अभिहित किया है? पांचवा सवाल। चलिए नीलेश जी हैं, ऋषभ जी हैं, सोनालिका जी हैं, कंचन जी हैं, साक्षी जी हैं, नम्रता केशरवानी जी हैं और कमला जी हैं, डांस ऑफिशियल हैं। सबका स्वागत है, फटाफट बताएं। चलिए रेखा जी आ गई हैं, ऋषभ मिश्रा भी आ गए, स्वागत है। चलिए जवाब दीजिए फटाफट। नमस्कार नमस्कार। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने रीतिकाल को किस संज्ञा से अभिहित किया? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने किस संज्ञा से अभिहित किया? रामकुमार वर्मा, रामकुमार वर्मा ने रीतिकाल को क्या कहा? 5 का ए। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने रीतिकाल को क्या कहा? तो यहां ध्यान रखिएगा, एक सत्यकाम वर्मा है, काव्य विलास युग उन्होंने कहा है। सत्यकाम वर्मा ने काव्य विलास युग कहा। किसने कहा है? सत्यकाम वर्मा ने। यहां सवाल पूछा गया है रामकुमार वर्मा। 5 का क। कलाकाल, कलाकाल और रामकुमार वर्मा ने, रमाशंकर शुक्ल साल दोनों ने वही कहा है। यहां पर ध्यान रखिएगा, कुछ नए नामकरण है जो आपको याद रखना है। चारणी काल किसने कहा है? चारणी काल, FEK किसने कहा है?
FEK ने कहा है चारणी काल। लालित्य युग, लालित्य युग किसने कहा है? किसने कहा है? सूर्यकांत शास्त्री ने। किसने? सूर्यकांत शास्त्री ने लालित्य युग कहा है। अलंकृत काल चतुर्सेन शास्त्री ने कहा है। रीति शाखा काल, रीति शाखा काल किसने कहा है? तो रीति शाखा काल कहा राम अवध द्विवेदी ने। किसने कहा? राम अवध द्विवेदी ने रीति शाखा काल कहा है। साहित्य शास्त्री विकास काल कमल कुलश्रेष्ठ ने कहा है। ह्रास काल किसने कहा है? ह्रास काल, तो ह्रास काल कहा शंभुनाथ सिंह ने। शंभुनाथ सिंह ने। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल को क्या नाम दिया? रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कलाकाल कहा है। तो काव्य कलाकाल या कलाकाल दोनों सही है। उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया? विश्वनाथ ने दिया। शुक्ल जी ने किस कवि को सूफी परंपरा का अंतिम कवि माना है? शुक्ल जी ने किस कवि को सूफी परंपरा का अंतिम कवि माना है? चलिए, नम्रता, साक्षी, साधना, सोनालिका, कंचनलता, स्वागत है सबका। बताइए, शुक्ल जी ने किस कवि को सूफी परंपरा का अंतिम कवि माना है? तो नूर मोहम्मद, कासिम शाह, जायसी उस्मान। नूर मोहम्मद, कासिम शाह, किसको माना? आठवां जवाब, आठवां जवाब फटाफट बताइए। आठवें का राइट आंसर नूर मोहम्मद को। नूर मोहम्मद किस काल के सूफी कवि हैं? नूर मोहम्मद किस काल के सूफी कवि हैं? तो सूफी कवियों की बात किया जाए तो किसमें आएंगे? भक्ति काल के। ललित ललाम किसकी प्रसिद्ध रचना है? किसकी है? मतिराम की है। ध्यान रखिएगा, किससे संबंधित ग्रंथ है? तो ललित ललाम अलंकार से संबंधित ग्रंथ है। किससे संबंधित? अलंकार से संबंधित। घनानंद की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? घनानंद की। तो घनानंद क्या करते हैं? सुजान का हित देखते हैं न। श्रृंगार, ललित ललाम, श्रृंगार सागर, सुजान चरित, कवि प्रिया। तो सुजान का चरित कौन देखेगा? सुजान का चरित देखेंगे सूदन। सुजान का हित कौन देखेगा? बताइए। 11वीं का सही जवाब आपको बताना है कि घनानंद की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? ललित ललाम, श्रृंगार सागर, सुजान चरित या फिर कवि प्रिया। अब यहां ध्यान रखना है कि सुजान चरित किसकी रचना है? तो सुजान चरित, अच्छा 11th का सी, सुजान चरित किसकी रचना है? सुजान चरित किसकी रचना है? बताएं। सुजान चरित किसकी रचना है? तो मैंने तुरंत बताया सूदन की रचना है सुजान चरित। लेकिन यहां आपसे पूछा गया है इनकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? सुजान हित प्रबंध। अरे 11वीं का जवाब दो यार, 11वीं का सी कौन दे रहा है? सुजान चरित तो सूदन की रचना है। घनानंद की रचना कौन सी है? घनानंद की रचनाएं, तो घनानंद की रचनाएं सुजान हित है और सुजान सागर है, इसकलता, वियोग बेल और पदावली है ना। इसके अलावा घनानंद कवित्व भी लिखा है। चलिए, श्रृंगार सागर किसकी रचना है? तो श्रृंगार सागर मोहनलाल मिश्र की रचना है। किसकी रचना है? मोहनलाल मिश्र की रचना है। ललित ललाम किसकी रचना है? मतिराम की अलंकार विषयक ग्रंथ है। कवि प्रिया किसकी रचना है? केशव की रचना है।
यानी घनानंद की प्रसिद्ध पुस्तक इसमें एक भी नहीं है। अगला सवाल, रीति मुक्त कवि कौन है? तो घनानंद बोधा आलम ठाकुर हैं। तो यहां रीति मुक्त कवि कौन है? रीति मुक्त तो घनानंद भी है, ठाकुर भी है, केशव और सूदन नहीं है। कविकुल कल्पतरु के रचयिता कौन है? कौन है? चिंतामणि है। बिहारी सतसई में दोहों की संख्या कितनी है? तो दोहों की संख्या 713 प्लस 6 बराबर 719 पद। कुल पदों की संख्या अगर पूछे तो 719 पद हैं, 719 पद हो जाते हैं। कुंदन को रंग फीको ला गए अति अच्छा चारू गोरा, ये किसकी पंक्ति है? तो किसकी है? चलिए फटाफट दीजिए। तो यहां पर 15वें नंबर का जवाब, कुंदन को रंग फीको ला गए, चिंतामणि भूषण रसखान ने मतिराम की है। ठीक है। अगला सवाल, रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा? तो मिश्र बंधुओं ने कहा। इश्क का नाम क्या होता है? देखिए अभी मैंने जो आपको सारे चीजें वन लाइनर में पढ़ाई, अब उसको ऑब्जेक्टिव में आप सॉल्व कर रहे हैं तो सभी सवाल फटाफट सॉल्व हो रहे हैं। इश्क का नाम क्या होता है? बोध होता है। इसकी लता कैसी होती? घनी होती है। तो इश्क का नाम बोधा, इसकी लता घनानंद। रीतिकाल का कौन सा कवि ऋतु वर्णन के लिए प्रसिद्ध है? अभी भी हम लोगों ने पढ़ा था, सेनापति, कवित रत्नाकर, मोहितो मारे कवित बनावत, किसकी पंक्ति है? मोहितो मोरे कवित बनावत, बिहारी घनानंद पद्माकर सूदन। चलो बताओ फटाफट। मोहितो मारे कवित बनावत, 19 नंबर का सवाल। चलिए, घनानंद के द्वारा लिखी गई पंक्ति है। अगला, भक्ति और श्रृंगार को एक साथ किस रीतिकालीन कवि ने पेश किया है? भक्ति और श्रृंगार को मतिराम, सेनापति, पद्माकर और ठाकुर। भक्ति और श्रृंगार दोनों को हमने बात किया था, किसको? पद्माकर को। भक्ति, और ये खास करके किसके लिए जाने जाते हैं? त्योहारों के वर्णन के लिए। रीतिकाल का आरंभ किस कवि से माना जाता है? देव, चिंतामणि भूषण और पद्माकर। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चिंतामणि से रीतिकाल की शुरुआत मानी जाती है। आचार्य शुक्ल के अनुसार रीतिकाल की समय सीमा क्या है? सारी चीजें हम लोगों ने अभी अभी पढ़ी थी। रीतिकाल की समय सीमा क्या? 1643 से 1843 तक है। हित तरंगिणी किसकी रचना है? किससे संबंधित ग्रंथ है? बताइए, अभी मैंने बताया था हित तरंगिणी किससे संबंधित ग्रंथ है। हित तरंगिणी की रचयिता कौन है? तो कृपाराम है। कृपाराम की हित तरंगिणी किससे संबंधित रचना है? तो रस से संबंधित रचना है। अभी अभी हम लोगों ने इसकी चर्चा किया था। रीतिकाल में राम काव्य लिखने वाले कवि का नाम क्या है? रीतिकाल में राम काव्य लिखने वाले कवि का नाम क्या है? कितने? अब ध्यान रखिएगा, कवित रत्नाकर का जो विभाजन है वह किसमें हुआ है? रत्नाकर। वो पाठ में है, भाग में है, खंड में है, उसके पार्ट को क्या कहा गया है? किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा? देव, पद्माकर, घनानंद ने नहीं लिखा क्योंकि रीति मुक्त थे। अतिसूदो स्नेह को मारग है पद के रचयिता कौन है? केशव, मतिराम, बिहारी, घनानंद। अतिसूदो स्नेह को मारग है। तो ये क्या है? एक प्रकार का सवैया है। चलिए, तो घनानंद की पंक्तियां हैं। छत्र प्रकाश किसकी रचना है? किसकी है? प्रकाश होगा लाल लाल तो छाता निकलेगा। जो को रस रीति को समझो चाहे सारू, पढ़े बिहारी सतसई कविता को सिंगारू। रीति काव्य के पहचान के चिन्हों की ओर इशारा करने वाली ये पंक्तियां किसकी हैं? ये सवाल बहुत तगड़ा वाला है। जो को रस रीति को समझो चाहे सारू। सारू लगने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे गाली दे रहे हो। चलिए,
देखते हैं कितना लोग सही जवाब देते हैं। चलिए, तो आज का ये क्वेश्चन ऑफ द डे है, और आज की क्लास भी यहीं तक। फिर आप लोगों से कल मुलाकात करेंगे। पढ़ते रहिए, इसी तरह से मस्त रहिए। बाकी भी चैप्टर्स हैं, उस पे हम वन लाइनर क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे। ये एपिसोड अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर बताइएगा। DSSB TGT KVS NVS यूपी TGT PGT नया बैच, LT ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता मेंस का बैच, GDC गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज BPSC Tier 4 की कक्षाएं अगर आप लेना चाहते हैं, या 10 मॉडल पेपर हिंदी का लेना चाहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। नंबर है 9628 95 92 37। इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। आज की क्लास यहीं तक, फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।